आज हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य। कहा गया है कि गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था, जो 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक शासन करता है। गुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच हुआ, जो 280 ईस्वी से 320 ईस्वी तक शासन करता है। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। यह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है और इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। कब की? 319 से 320 ईस्वी में के बीच में। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। कौन हुआ? समुद्रगुप्त हुआ, जो 335 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आगे हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध कर्ता की उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाया जाने से लगाया गया है। समुद्रगुप्त ने विक्रमक की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता था। आगे हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ, जो 380 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए। उसके बाद हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त हुआ, जो 415 ईस्वी से 454 ईस्वी तक गद्दी पर बैठता है और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त हुआ, जो 455 ईस्वी पर में गद्दी पर बैठता है और 467 ईस्वी तक रहता है। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया। उसके बाद स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही हुनों का आक्रमण शुरू हो गया। अंतिम गुप्त शासक विष्णुगुप्त हुआ था। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश थी, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था। एक दूसरी प्रादेशिक इकाई भुक्ति थी, जिसके शासक उपारी कहलाते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि भुक्ति के नीचे विषय नामक प्रशासनिक इकाई होती थी, जिसके प्रमुख विषयपति कहलाते थे। पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। क्या कहलाता था? दंडपाशिक। पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को जाट एवं भाट कहा जाता था। वहीं हम देखते हैं कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य
महत्तर कहलाते थे। उसके बाद हम देखते हैं ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेट कहा जाता था। गुप्त शासक कुमारगुप्त के दामोदरपुर ताम्रपत्र में भूमि बिक्री संबंधी अधिकारियों के क्रियाकलापों का उल्लेख है। भूराजस्व कुल उत्पादन का 1/4 भाग से 1/6 भाग हुआ करता था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि थी: क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, वास्तु, वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, सील, ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, अपृहत, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी। आगे हम देखते हैं कि गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर विष्णु मंदिर तिगवा जब्बलपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। शिव मंदिर भुमरा जो नागौद मध्य प्रदेश में पड़ता है। पार्वती मंदिर नैना कुठार जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। दशावतार मंदिर देवगढ़ जो ललितपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शिव मंदिर खोह जो नागौद मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहीं भीतरगांव मंदिर लक्ष्मण मंदिर भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। आगे हम देखते हैं कि सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। इनकी स्वर्ण मुद्राओं को अभिलेखों में दिनार कहा गया है। आगे हम देखते हैं कि कास्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य के स्मृति में मिलता है। जाति के रूप में कास्थों का सर्वप्रथम वर्णन ओशनम स्मृति में मिलता है। कहाँ मिलता है? ओशनम स्मृति में मिलता है। विंध्य जंगल में सबर जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एर्नय अभिलेख से मिलता है, जिसमें किसी भोज राजा की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख है। आगे हम देखते हैं कि गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को गणिका कहा जाता था। वृद्ध वेश्याओं को कुटनी कहा जाता था। उसके बाद हम देखते हैं कि गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी थे तथा उन्होंने इसे राजधर्म बनाया था। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्तों का राजचिन्ह था। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद हम देखते हैं कि अजंता में निर्मित कुल 29 गुफाओं में वर्तमान में केवल 6 ही शेष है, जिनमें
गुफा संख्या 16 एवं 17 ही गुप्तकालीन है। इसमें गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। गुफा संख्या 17 के चित्र को चित्रशाला कहा गया है। इस चित्रशाला में बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण एवं महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित चित्र उद्धृत किए गए हैं। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है। आगे देखते हैं कि गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफा बाघ की गुफा है, जो बाघ जिलाधार मध्य प्रदेश नामक पर विंध्य पर्वत को काटकर बनाई गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में संस्कृत भाषा का सबसे प्रसिद्ध कवि कालिदास थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाला आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी थे। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखा गया था। पंचतंत्र को संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। बाइबिल के बाद इसका स्थान दूसरा है। इसे 5 भागों में बांटा गया है: मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रनाश और अपरिच्छाकारित्व। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखे। इसी ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। कौन बताया? आर्यभट्ट ने बताया। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले प्रमुख विद्वान बराहमिहिर, धन्वंतरी, ब्रह्मगुप्त आदि थे। पुराणों की वर्तमान रूप में रचना गुप्त काल में हुई। इसमें ऐतिहासिक परंपराओं का उल्लेख है। संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। क्या? रुपयका कहा जाता था। याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। मंदिर बनाने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास गुप्त काल में ही हुआ। आगे हम देखते हैं कि गुप्त काल लौकिक साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है। भास के 13 नाटक इसी कला के हैं। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना गाड़ी, जिसमें निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है, प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम, राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम की कथा इसमें निर्दिष्ट किया गया है। प्रथम भारतीय रचना है जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ है। ऐसी दूसरी रचना है भागवत गीता। उसके बाद हम देखते हैं कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्णिम युग कहा जाता है। स्वर्ण युग कहा जाता है, या इसको हम स्वर्णिम युग भी कह सकते हैं।